नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी राजस्थान के अंदर अपने काफ़ी वैकेंसियों का दौर चल रहा है। अभी कल ही 1 अक्टूबर को आपकी हाई कोर्ट एलडीसी एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका था और 1 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। तो जो बच्चे राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी को जारी रखना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ साथ जो कैंडिडेट किसी भी परीक्षा की तैयारी करने लग रहे हैं, जो भी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन पेपर्स के अंदर, उन एग्जामिनेशंस के अंदर यदि आपसे जनरल साइंस का पोर्शन पूछा जाता है तो यह सेक्शन आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, अपने फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे, फिजिक्स अपने पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे, और भौतिक विज्ञान के अंदर चैप्टर नंबर चल रहा था अपना सिक्स चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। ये चैप्टर ना मानकर अपने इसको एक इकाई माना था, एक यूनिट माना था कि ऑप्टिक्स है वो एक यूनिट है। ठीक है, प्रकाशिकी जिसे कहते हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रकाशिकी का पार्ट 3 अपने कर लिया था, आज करने लग रहे हैं पार्ट 4। आज का यह सेक्शन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है इस पोर्शन से। तो मैं आपको एक सेशन देता हूं कि पोर्शन थोड़ा लंबा चलेगा, आप इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो अधिकांशतः विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता। बहुत ही रेयर चांस है जो कैंडिडेट साइंस सेक्टर से हैं, साइंस सेक्शन से हैं, उनको समझ आने की पूरी संभावना रहती है 99.9%। ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं किस प्रकार की यहाँ बातें चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। चलो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि जो गोलीय दर्पण है उसको मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। स्फेरिकल जो आपका मिरर है, सबसे पहले पढ़ा था अपने कनकैव मिरर। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जिसकी प्रावर्तक सतह का मतलब ऐसी सतह जहां प्रकाश की किरण आकर टकराती है और दूसरी सतह पर पॉलिश की होती है, पॉलिश। ठीक है ना। तो ध्यान देना, मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसकी सतह धसी हुई होती है, प्रावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिव जो सरफेस है वो क्या होता है, बेंट होता है, बेंट इन सरफेस होता है, धसी हुई होती है, ऐसी आकृति कहलाती है अवतल। इसके बारे में अपने पढ़ा कि इसका जो मध्य भाग होता है उसको पी से डोनेट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। पी का मतलब होता है दोस्तों पोल, पोल का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुव। ये जो आपके सामने एक लाइन सी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस या फोकस तल भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया कि एक भाग होता है सी, और सी का आधा भाग होता है, जितनी दूरी पर सी उतनी दूरी पर एफ होता है, उसका बिल्कुल हाफ पोर्शन होता है। सी का मतलब होता है वक्रता बिंदु। ठीक है, वक्रता बिंदु, कर्वेचर। ठीक है, या इसको वक्रता केंद्र भी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसको कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया कि जो कांच का गोला होता है उसी को गोलीय दर्पण कहते हैं, कि कांच के किसी भी गोले का एक कटा हुआ भाग जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाए, ऐसा दर्पण कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, गोलीय दर्पण। तो गोला है, एक सरफेस है, तो सरफेस का जो सेंटर होगा, गोले का जो केंद्र होगा, गोले का ओरिजिन पॉइंट होगा, वही क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसको कहते थे अपने मुख्य बिंदु या फोकल पॉइंट, या इसको कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, किसी भी नाम से कह सकते हो। फोकस बिंदु है, इस फोकस बिंदु को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था जो पी होता है, दर्पण की जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी दूरियां हैं वो ध्रुव से मापी जाती हैं। ध्यान कर लेना, दर्पण की जितनी भी दूरियां हैं वो पोल से मापी जाती हैं, पोल से मेजर की जाती हैं। ठीक है, पोल से मेजर की जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको बताया कि सी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या।
रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है सर? त्रिज्या हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी कि किसी भी सर्किल का जो पॉइंट है उस पॉइंट से सरकमफ्रेंस को जो लाइन टच करती है उसे कहते हैं त्रिज्या। जैसे ये गोला है या वृत्त है, इसकी यहाँ से जो सेंटर ऑफ पॉइंट है और ये रेखा मैं इसकी सरकमफ्रेंस परिधि या इसकी बाहरी सतह तक टच कर दूं तो ये त्रिज्या होगी जी, रेडियस होगी। वही रेडियस यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है, वही रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो P तक की डिस्टेंस है, मतलब दर्पण के बाहरी सतह तक की जो दूरी है उसे कहेंगे वक्रता त्रिज्या। ध्यान रखना साथियों, साथ साथ नोट करते चले जाना। मैं जो भी वाणी आपके सामने उल्लास में ले रहा हूं, जो भी मैं बात आपको कह रहा हूं, जो भी शब्द आपके सामने पिरोए जा रहे हैं उनको नोट करते चले जाना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नोट नहीं करवाएंगे, नोट भी आप करवाएंगे साथ साथ चीजें, लेकिन छोटी छोटी चीजें वो नोट करते जाना खुद ही। एफ पोल से जो फोकस तल के बीच की दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी या फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या फोकस दूरी, ठीक है ना? तो सारी की सारी दूरियां कहां से मापी? अपने ध्रुव से। ये सारी की सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको अच्छे से बता दी थी कि इसको कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या इसको कहते हैं। ये परिभाषाएं आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको यह भी बताई थी, इनके मध्य जो संबंध था वो बताया था कि आर और एफ के बीच में संबंध कैसा होता है। आर का मीन्स यहाँ पर क्या बताने लग रहे हैं, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, जिसको आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां देख लीजिए, कैपिटल आर है वो क्या एफ से दुगना नहीं है क्या? एफ इतना है और इतनी दूरी यहां पर है तो एफ का कितना होगा? ये भी तो एफ हो जाएगा एक प्रकार से, है ना? तो डायमीटर जो होता है, व्यास होता है, वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो आर जो हो जाएगा वो किसका दुगना हो जाएगा? 2f का। तो यहां से फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? त्रिज्या की आधी, r/2। ये जो लेसन है इसको ध्यान में रखना कि जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो त्रिज्या की आधी है। देख लो, ठीक है? कर्वेचर ऑफ रेडियस तो इतनी है और फोकस जो दूरी है वो आपकी इतनी है, तो आधी होगी ना। अगर आपको किसी भी अवतल दर्पण कनकैव मिरर, किसी भी कनकैव मिरर की वक्रता त्रिज्या यदि 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एफ, ठीक है ना? तो आपकी जो वक्रता त्रिज्या होगी उसका मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। एक फॉर एग्जांपल आपको बताने लग रहे हैं, ठीक है? ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज अपने करेंगे, ये तो कल वाला, इससे प्रीवियस लेक्चर वाला मैंने थोड़ा रिवाइज किया है ताकि आप टॉपिक के टच में रहें और आपको पता चलता जाए कि अपने क्या क्या चीजों को पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलो ध्यान देना साथियों, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है? अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करना या प्रतिबिंब की स्थिति का बनना। तो किस प्रकार से इमेज है वो इसके अंदर रिएक्ट करती है, किस प्रकार से कनकेव मिरर है वो रिएक्ट करता है, कैसे इसका यूटिलाइज करती है, उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें अपने इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने लगेंगे, ठीक है? चलो ध्यान देना साथियों। सबसे पहली बात इमेज देख लीजिए। प्रतिबिंब का मतलब होता है आपकी तस्वीर। कभी भी आप शीशे के अंदर या कांच का कोई भी मिरर आप यूज करते हो घर में, वो समतल दर्पण होता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। प्लेन मिरर होता है, जब प्लेन मिरर के अंदर आप अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब जब देखने लग रहे होते हैं तो आप किस सतह से देखते हैं? कैसी सतह से देखते हैं? ऐसी सतह से देखते हैं जो चमकीली होती है, जो चिकनी सतह होती है। उसके पीछे वाले साइड पर क्या की होती है? चांदी की पॉलिश की होती है, अलग अलग धातुओं की पॉलिश की जाती है। तो आप उसका बाहरी पृष्ठ देखते हो और जिसकी वजह से आपके आंख द्वारा निकाला गया प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, परावर्तित होकर पुनः आपकी आंख पर पड़ता है और आपको अपना प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण के अंदर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कितनी किरणें प्रयोग में आई? 2 किरणें प्रयोग में आई। तो प्रतिबिंब कब बनता है किसी भी दर्पण के अंदर? जब 2 किरणें परावर्तन के पश्चात, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, परावर्तन के पश्चात जब 2 किरणें, ठीक है, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, वहां आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। परावर्तन के पश्चात जब किरणें
परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, दर्पण पर टकरा जाती हैं। टकराने के बाद जब वो आने लग रही होती हैं, परावर्तित होने लग रही होती हैं, तब वो जहां काटती हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता कितने प्रकार का है सर? बात ये उठी, प्रतिबिंब दोस्तों दो प्रकार का बनता है मुख्य रूप से। एक तो बनता है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक बनता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक आपका जो प्रतिबिंब, वास्तविक जो फोटो बन रही है, रियल में जो बन रही है, ठीक है, तो दो प्रकार के बनते हैं। तो ये दोनों के दोनों प्रकार के अपने कहाँ प्रदर्शित होंगे? अभी इसी टॉपिक के अंदर। चलो दोस्तों ध्यान देना, इमेज के बारे में आपको पता चल गया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कैसे बनता है और कितने प्रकार का बनता है। बात करने लग रहे हैं अवतल दर्पण की। कनकैव मिरर का मतलब होगा, यहां लिख देता हूं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कनकैव मिरर। अवतल दर्पण के अंदर देख लीजिए दोस्तों, यह आपका एक अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनने से पहले प्रतिबिंब के कुछ नियम होते हैं। जैसे मैं आपको यहां पढ़ा दूं थोड़ा सा, ये फॉर एग्जाम्पल, ये अवतल के अंदर भी लागू होंगे और उत्तल दोनों के अंदर लागू होंगे। तो मैंने सबसे पहले अवतल दर्पण ले लिया, अभी अपने प्रतिबिंब नहीं पढ़ रहे, इमेज कैसे बनेगी वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखिए, ये आपका पी पॉइंट, पोल, जिसको ध्रुव कहते हैं, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य फोकस। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी वस्तु के द्वारा कोई प्रकाश की किरण जब निकलती है, प्रकाश की किरण, ये आपका सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ये आपका फोकस है, ठीक है, फोकस पॉइंट है। तो यहां देख लीजिए, कोई भी प्रकाश की किरण जब निकलती है और वह इसकी परावर्तक सतह पर टकराती है। किसकी परावर्तक सतह पर? कोई भी दर्पण आगे रखा हुआ, कोई भी का यहां मतलब है उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको उत्तल के अंदर समझा रहा हूं, वैसे ही अवतल के अंदर नियम लागू होंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, अभी अपने अवतल के अंदर सीख रहे हैं, उत्तल के अंदर भी ऐसे ही आपके नियम लागू होंगे। तो ध्यान देना, कोई भी किरण जब, कोई किरण जब किसी वस्तु से निकलती है, किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है और वह टकराती है, वह टकराती है, कैसे निकलती है? जब वो मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो। तो यह क्या इसके समांतर है क्या? पैरेलल है क्या? पैरेलल कैसे होती हैं? दो लाइनें एक दूसरे के समांतर कब होती हैं? जब दोनों के बीच की जो दूरी है वो एक जैसी हो, डिस्टेंस एक जैसी हो, है ना। ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हो, ज्यामिति में। तो आप यहाँ कह रहे हो कि दोनों के मध्य दूरी तो एक जैसी है सर, गैप तो एक जैसा है, अर्थात एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल निकलेगी तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस में से निकलेगी। ध्यान कर लेना, परावर्तन के पश्चात टकराई, टकराने के बाद में परावर्तित हुई, और परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस में से गुजरेगी। ध्यान कर लेना, फोकस में से गुजरेगी। ये बात क्या आपको समझ में आई? अतिरिक्त रूप से बिल्कुल आई सर। चलो एक डायग्राम और देखो। पहला नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण जब दर्पण पर परावर्तित होती है, परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से निकलती है या प्रिंसिपल फोकस से निकलती है। ध्यान रखना, ठीक है। पहला नियम क्या समझ में आया? बिल्कुल आया सर, ठीक है। देख लीजिए साथियों, दूसरा नियम करने लग रहे हैं। यह आपका कोई दर्पण, मिरर, अब की बार भी उत्तल ही अवतल ले लेते, सॉरी, और यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑफ पी, पॉइंट ऑफ सी एंड पॉइंट ऑफ एफ। कोई ऑब्जेक्ट से प्रकाश किरण आई, टकराई और फोकस में से गई। पहला नियम ये था। पहले नियम का पहला जो डायग्राम है वो उतार सकते हो आप और लिख भी सकते हो, जो मैंने आपको थ्योरी के रूप में बताया। दूसरी बात मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई प्रकाश किरण आती है किसी ऑब्जेक्ट से, आने के पश्चात यदि वह फोकस में से गुजरती है, आने के पश्चात यदि वह फोकस में से गुजरती है, फोकस बिंदु में से गुजरती है, गुजरते ही टकराएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान देना, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि कोई प्रकाश किरण
फोकस बिंदु में से गुजरती है, फोकस बिंदु में से निकलती है, मुख्य फोकस में से निकलती है, तो दर्पण पर टकराने के पश्चात परावर्तित होगी और परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। देख लीजिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस है वैसी ये निकल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ही निकल रही है। क्या निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। तो ये हो गया दोस्तों आपका द्वितीय नियम या दूसरा नियम। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों नियम ध्यान में रखने हैं। अब अपने चलते हैं कि प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, इमेज आपकी कैसी बनेगी। ठीक है, अब इसकी तरफ अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना, ये दो नियम आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए एक एक बारीकी से चीजें बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, टाइम कितना भी लग जाए। ठीक है ना, ध्यान देना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, पहली स्थिति। अलग अलग स्थितियां होती हैं कि वस्तु कहाँ, कैसे और किस स्थिति के अंदर रखी जा रही है। अलग अलग स्थिति के अंदर वस्तु रखेंगे, अलग अलग आपके प्रतिबिंब बनेंगे। सबसे पहली स्थिति आती है कि यदि वस्तु अनंत पर हो, इन्फिनिटिव पर हो, अनंत पर हो, यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आपका अवतल दर्पण, ठीक है, एक भाग पर पॉलिश की गई है, परावर्तक सतह जिसकी धसी हुई है। बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ पोल एंड पी। अब कह रहा है कि वस्तु अनंत पर रखी है। भाई अनंत का मतलब क्या हो गया? अनंत का मतलब सर ऐसी जगह रखी है वस्तु, सी और एफ, ऐसी जगह वस्तु रखी है कि अपने को पता नहीं, बहुत दूर रखी है। अनंत का मतलब इन्फिनिटिव, अनिश्चित मान, कितनी भी दूरी पर रखी हो जा सकती है। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया यहां तक दिख रहा है ना, यहां तक है ना, स्क्रीन ना कटे, ध्यान देना भाई। ठीक है भाई, सपोज दैट वस्तु ए और बी यहां पर रखी गई है कोई वस्तु। अब इस वस्तु के द्वारा प्रकाश किरण आई, टकराई। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है, वहां से प्रकाश किरण आ रही है, तो जब वो आएगी ऐसा लगेगा कि वो मुख्य अक्ष के, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आ रही है। एक नहीं, किरणें चाहे दो हो चाहे तीन हो, कितनी भी हो। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक किरण, ठीक है, यहां से आई, दूसरी किरण निकलेगी, वो भी ऐसे लगेगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, अब आई, टकराएगी तो कहां से निकलेगी? फोकस में से निकलेगी। पहला नियम अभी पढ़ाया था कि मुख्य अक्ष के यदि कोई समांतर किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से निकलती है? मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु एफ से निकलती है। इसी प्रकार दूसरी किरण ले लेते हैं, सपोज दैट कोई दूसरी किरण ली, ठीक है ना, ये भी आई, टकराएगी, और टकराने के बाद में कहां से निकलेगी? ये भी तो मुख्य फोकस से निकलेगी। ठीक है, फोकस बिंदु से। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जहां एक दूसरे को किरणें काटती हैं, काटी कहां पर? इस पॉइंट ऑफ व्यू पर काटी, इस पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू पर काटेगी तो इमेज भी कहाँ बनेगी? यहीं बनेगी। तो मैंने बताया कि कोई भी दो किरणें जहां आपस में एक दूसरे को काटती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, वहीं क्या बनता है? उसका इमेज बनता है। चलो, इमेज बन गई, प्रतिबिंब बन गया। पहली स्थिति प्रतिबिंब बना कैसा? अपने को दिखाई दे रहा है, वास्तव में दोनों किरणें कटती हुई दिखाई दे रही हैं, वास्तविक बनेगा अर्थात रियल बनेगा। वास्तविक का मतलब क्या होगा? रियल इमेज बनेगी। ध्यान कर लेना, अवतल दर्पण के अंदर हमेशा रियल इमेज बनती है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, वो आगे बताऊंगा कौन सी कंडीशन है। ठीक है, पहली बात नोट करते हैं ना साथ साथ, प्रतिबिंब क्या बनेगा? रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा। बात नंबर दो, कहां बनेगा? किस स्थिति पर बन रहा है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर बन रहा है? तो आप कहेंगे सर एफ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। ठीक है, अब बात आई कि सर प्रतिबिंब तो बन रहा है मुख्य फोकस पर, आकार कैसा, उसका साइज कैसा है? तीसरा पॉइंट, साइज, आकार कैसा है? बिंदु आकार का बन रहा है, बिंदु आकार का। देख लीजिए, कोई आकार दिख रहा है क्या? बिल्कुल पॉइंट सा बन रहा है ना बिंदु, क्योंकि इस बिंदु पर टकरा रही है किरणें, तो प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बनेगा, नन्हा सा, बहुत ही छोटा सा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, अर्थात अत्यधिक छोटा, हाईली डेमिनाइज्ड। डेमिनाइज्ड का मतलब होता है छोटा, हाईली डेमिनाइज्ड बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। तो ये तीन स्थितियां आती हैं दोस्तों, ध्यान कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब
कैसा बनेगा, वास्तविक। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। साइज क्या होगा, बिंदुकार का, हाईली डिमिनाइज्ड होगा, ठीक है ना। ये चीज क्या आपको समझ में आई, पहली स्थिति समझ में आई क्या प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की इमेज फॉर्मेशन की पहली कंडीशन समझ में आई क्या, बिल्कुल आई। नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके एक बार देखिए, दो बार देखिए, समझ में आएगी, ठीक है। ऐसा तो हुआ ही नहीं आज तक, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ाऊं, चाहे रीजनिंग पढ़ाऊं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, चाहे वो स्टैटिक्स जीके का कोई पोर्शन हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि समझ में ना आया हो, ठीक है ना दोस्तों। चीजें समझ में आती हैं। समझ में आने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आप उस टॉपिक को कितना इंटरेस्ट से देख रहे हैं। नंबर दो बात, आपका मनन कितना का है, फोकस कितना कर रहे हो, ठीक है। इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। नंबर दो, दूसरी स्थिति कैसे आती है, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, चलो देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों, ध्यान देना। अब की बार अपने वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत व सी के मध्य, या कह सकते हैं सी से परे। सी से परे का मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑफ सी, सी से परे। सी का मतलब भाई कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से परे, परे का मतलब सी से पीछे, बियॉन्ड ऑफ सी। ध्यान देना, या तो आप कह सकते हो बिटवीन, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, ठीक है ना, इसके मध्य होगी, या बियॉन्ड ऑफ सी, सी से परे होगी। तो दूसरी कंडीशन देखिए दोस्तों, ये आपका अवतल दर्पण, एक भाग पर पॉलिश की गई, दूसरा परावर्तक सतह धसी हुई, ये आपका पॉइंट ऑफ पी ध्रुव, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस लिखते चले जाना, साथ साथ डायग्राम बनाते चले जाना, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। यहां आपने दोस्तों सी लिया था और इसके मध्य बिंदु पर आपने लिया था पी। अभी अपने वस्तु कहाँ रखने जा रहे हैं, मैंने अभी बताया था, एक तो होता है अनंत, यहाँ बिल्कुल पीछे रखी थी, अब की बार अनंत से थोड़ी सी आगे रखनी है, अर्थात सी व अनंत के बीच में रखनी है, सी से परे रखनी है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं वस्तु को यहाँ रख दूं, ठीक है ना। वस्तु ए और बी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से कोई प्रकाश की किरण निकली, टकराई, परावर्तन हुआ, समांतर निकलेगी, टकराएगी तो कहाँ से गुजरेगी, एफ में से निकलेगी, अर्थात फोकस पॉइंट में से निकलेगी, प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। पहला नियम पढ़ा था, अच्छे से समझ में आया। अब क्या हुआ, अब दूसरी कोई किरण लेते हैं, कोई दूसरी किरण लेते हैं, और दूसरा नियम बताया था कि कोई दूसरी किरण यदि फोकस में से निकलती है, यदि फोकस एफ पॉइंट में से निकलती है, तो परावर्तन के पश्चात किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो रही है, क्या हो रही है, जहां काटेंगी, ये देखो एक दूसरे को कहां काट रही है, इस पॉइंट पर, वहां आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, ऊपर बन रहा है, यदि तो ऊपर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के तो सीधा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा। तो आप कह सकते हो उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इमेज ऑफ इन्वर्टेड। तो ध्यान देना, पहली बात, प्रतिबिंब बन कैसा रहा है, पहली स्थिति, ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि अपने को दिखाई दे रहा है कि दोनों किरणें हैं साथियों, वो रियल में काट रही हैं, वास्तविक में काट रही हैं। यहाँ पर क्या चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, अच्छे से, बिल्कुल दे रहा है, ठीक है ना। चलो तो साथियों फिर से मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा था कि पहली बात, फर्स्ट ऑफ कंडीशन, कि आपका जो इमेज बनेगा वो एक तो रियल बनेगा। नंबर दो बात बनेगा कहां सर, तो बिटवीन एफ एंड सी, किसके मध्य बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। देख लीजिए ये बन रहा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच में बन रहा है, मध्य में बन रहा है। ध्यान देना, बनेगा कैसा, वास्तविक। कहां बनेगा, एफ व सी के मध्य। साइज कैसा होगा सर, साइज कैसा, तो चित्र के अंदर आपको कैसा दिखाई दे रहा है भाई, आप बताइए दोस्तों। आप इसको ध्यान से देख रहे हो चित्र को, वस्तु बड़ी लग रही है और प्रतिबिंब थोड़ा सा छोटा बन रहा है ना दोनों के अंदर, तो कह सकते हो थोड़ा छोटा बनेगा, ज्यादा नहीं,
डिम्युनाइज्ड बनेगा, लेकिन कम डिम्युनाइज्ड बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। 4 नंबर बिंदु, मुख्य बिंदु, 4 नंबर बिंदु सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा दिखाई दे रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, ठीक है। ध्यान देना कैसा बनेगा साथियों, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना, आपको उल्टा कैसे बनेगा, ठीक है ना भाई। चलो ये चीज बता दी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा अर्थात वो इन्वर्टेड बनेगा। तो प्रतिबिंब की 2 स्थितियां पढ़ ली, तीसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना साथियों, तीसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं कि अब वस्तु को कहाँ रखें। धीरे धीरे वस्तु को आगे ला रहे हैं, पहले अनंत पर रखी, अब अनंत से थोड़ी सी आगे रखी, मतलब सी व अनंत के मध्य रखी, अब कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। ध्यान देना, यदि वस्तु, पॉइंट नंबर 3, यदि वस्तु सी पर हो, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर हो, यदि वस्तु सी पर हो। ध्यान देना साथियों, ये आपका कनकैव मिरर, कनकैव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑफ पी, पॉइंट ऑफ पी एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। ये आपका सी है साथियों, इसके बिल्कुल बीच में मध्य पॉइंट पर आपको क्या लेना, एफ लेना। अब की बार वस्तु कहाँ रखनी है, सी पर रखनी है। वस्तु कहाँ रखी, सी पर रखी। प्रकाश की किरण आई, दर्पण की परावर्तक सतह पर टकराई, परावर्तक सतह पर टकराएगी तो प्रभाव कौन सा दिखाई देगा, परावर्तन का, अर्थात रिफ्लेक्टेड हुई। रिफ्लेक्टेड होके कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी, है ना। एफ पॉइंट सपोज दैट यहाँ, कोई बात नहीं, अपने कौन सा माप के बना रहे हैं इसको, आइडिया से बना रहे हैं, ठीक है। तो एफ में से निकलेगी, अब किरण एफ में से निकल गई, दूसरी प्रकाश की किरण अपने निकाली, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण निकली, कहां से निकलेगी, एफ में से निकाली, टकराई, टकराएगी तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, ध्यान देना, ठीक है ना। टकराई और टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, पैरेलल है मुख्य अक्ष के। जहां काटेगी, ये आपका सी था, जहां काटेगी प्रतिबिंब वहां बनेगा, ये देखो जहां काटी थी वहीं बन गया, उल्टा बन गया। कहाँ बन गया, स्थिति कहाँ आई, अरे सी से, सी पर तो वस्तु रखी थी, ए बी और ए डैश बी डैश वस्तु बन गई, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बना, जहां दोनों किरणें एक दूसरे को काटी, कहाँ काटी, सी पर काटी। तो कह सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, पहली बात तो वास्तविक बनेगा, वो तो अपने पढ़े रहे कि अवतल दर्पण पर वास्तविक बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर आगे बताएंगे। नंबर 2, कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, ध्यान देना साथियों, सी पर ही बनेगा, ठीक है। सी पर वस्तु रखी है तो सी पर ही बनेगा, ठीक है ना, इक्वल, ठीक है, एक जैसा ही बनेगा। उल्टा बनेगा, ये चीज ध्यान रखना, इन्वर्टेड बनता है हमेशा, इन्वर्टेड, उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, साइज क्या होगा भाई, ठीक है, एक जैसा, एक समान, जितनी आकार की वस्तु उतने ही आकार का प्रतिबिंब, उतने ही आकार की इमेज बनेगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सर, बिल्कुल आई, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ध्यान दें, सी पर हो गया। अभी पॉइंट ऑफ 4 मतलब चौथी स्थिति, चौथी स्थिति देखिए, चौथी स्थिति देखिए दोस्तों, ठीक है। अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो चौथी स्थिति देखिए, स्थिति नंबर 4, स्थिति नंबर 4, यदि वस्तु, अब सी पर तो रख दी तो सी से थोड़ा सा आगे आएंगे, यदि वस्तु सी व एफ के मध्य हो, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, सी और एफ के क्या हो, बीच में हो, मध्य में हो। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ देखिए कनकैव मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बस वो 2 नियमों को ध्यान में रखना है कि किरण कहाँ से गुजारनी है और परावर्तन के पश्चात किरणें निकलेंगी कहाँ से, बस। ये आपका पॉइंट ऑफ पी, ध्रुव, ठीक है, पोल, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर दोस्तों क्या आपका सी और सी के बिल्कुल बीच वाले पार्ट पर एफ। अब सी पर वस्तु रखी थी पिछले केस के अंदर,
अब इस स्थिति के अंदर सी व एफ के मध्य रखनी है, तो मैंने मान लिया सी और एफ के मध्य यहाँ रखी वस्तु, यहाँ रखी वस्तु, प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकराने के पश्चात कहाँ से निकलेगी, एफ में से निकलेगी, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण निकलती है तो वो कहाँ से निकलेगी, हमेशा फोकस में से निकलेगी। दूसरी बात इस किरण को थोड़ा बढ़ा दो। दूसरी बात, दूसरी किरण आई, सपोज दैट कहाँ से निकली, एफ में से निकलेगी, एफ में से निकली, ठीक है, एफ में से निकली और टकराई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दी। कहाँ काट रही है देख लीजिए, चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है, देख लीजिए भैया, ठीक है, ए डैश बी डैश ए बी, ठीक है, कहाँ काट रही है, यहाँ का मतलब क्या है, स्थिति कैसे पता चलेगी, पोजीशन, प्रतिबिंब की पोजीशन कहाँ प्रदर्शित की जाएगी, कैसे बताओगे, कहाँ, यहाँ काट रही है, अर्थात इसके पीछे वाला भाग तो अनंत है, इन्फिनिटी है, ये तो अनंत है, तो अनंत व सी के मध्य पोजीशन क्या होगी, सी एंड अनंत, बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के मध्य बनेंगी, बिटवीन बनेगी, ठीक है। हमेशा रियल बन रही है तो अब की बार भी तो रियल बनेगी, कटती हुई दिखाई दे रही है, वास्तव में अपने को दिख रहा है, अर्थात अवतल दर्पण के अंदर अपने कोई भी फोटो देखते हैं तो वो वास्तव में वैसी बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल के अंदर, ये बात सिद्ध होगी जी। कितने केसेस देख लिए अपने, उल्टी बन रही है, ठीक है ना, उल्टी बनेगी हमेशा, अर्थात प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई, क्या इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनेगा। अब देख लो साइज कैसा होगा सर, साइज के बारे में बताइए कुछ, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, साइज कैसा बनेगा, आप ही देख लो चित्र के अंदर कैसा बन रहा है भाई, साइज कैसा बन रहा है, वस्तु तो ये है और प्रतिबिंब ये है, दोनों में बड़ा छोटा, वस्तु छोटी लग रही है, प्रतिबिंब बड़ा, तो साइज क्या होगा, बड़ा, ठीक है ना, मैग्नीफाइड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बिग होगा, ठीक है ना, तो वस्तु से थोड़ा क्या बनेगा साथियों, बड़ा बनेगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई, ठीक है। ये होगा चौथा केस, चौथी स्थिति जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण थी, ठीक है भाई, इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब स्थितियां रहेगी दो, प्रतिबिंब यहाँ रख लिया, अब नेक्स्ट स्थिति के अंदर प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, एफ पर रखेंगे, नेक्स्ट स्थिति के अंदर प्रतिबिंब कहाँ रखेंगे, ध्रुव और एफ के मध्य रखेंगे, तो स्थितियां कितनी बच गई प्यारे साथियों, दो, कौन कौन सी, वस्तु एफ पर और एफ व पी पर, एफ और पी के मध्य, ये दो स्थितियां रहेगी साथियों, ठीक है ना। दो स्थितियां करते ही अपना प्रतिबिंब फॉर्मेशन अर्थात इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक कनकैव मिरर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ओके साथियों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना साथियों। ज़्यादा चीज़ें अगर वो दो केस भी और करवा दूंगा तो थोड़ा समझ में कम आने लग जाएगा। एक बार 4 केस देख लीजिए, 2 अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, खत्म करने के बाद में अपने करेंगे कन्वेक्स मिरर के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति का बनना, ठीक है। उत्तल दर्पण के द्वारा भी अपने पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने समझाने का अच्छा प्रयास किया आपके लिए साथियों, ठीक है। तो साथ साथ इसको नोट करते चले जाएं, ओके, ठीक है ना, नोट करते चले जाएं। क्यों? क्योंकि बुक के अंदर चैप्टर मिल जाएगा। जिस दिन मैंने फिजिक्स स्टार्ट की थी मैंने आपको एक ही बात कही थी कि साथियों चैप्टर मिल जाएगा। परीक्षा में आने वाला जो सिलेबस आपका किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जहाँ साइंस का पोर्शन पूछा जा रहा है, टॉपिक वहाँ भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको टॉपिक के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको बुक के अंदर लैंग्वेज नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी पढ़ लेना, सारा एनसीईआरटी बेस्ड करवा रहा हूँ। 10th की जो आपकी साइंस की बुक एनसीईआरटी की सारा का सारा मैटर वहीं से उठाया जा रहा है, लेकिन भाषा अत्यंत ही सरल सिंपल लैंग्वेज के अंदर करवाया जा रहा है, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और समझने में आसानी हो। इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाते चले जाएंगे। एक बात, टेलीग्राम चैनल बताना ही भूल गया जी, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद रमन सर, मैथ्स विद रमन सर, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ऐड हो जाइए, ठीक है। क्यों ऐड हो जाइए सर, ऐसा क्या है, हमें क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि डेली करंट के यहाँ क्वेश्चंस आपसे अच्छे अच्छे डिस्कस किए जाते हैं। जो देश या विदेशों से
बड़े मुद्दे हैं, इंटरनेशनल जो अपने रिलेशन है इस कंट्री के, उनको बड़े पैमाने पर डिस्कशन किया जाएगा वहाँ। आपने देखा ही होगा जो कैंडिडेट ऐड हुए हैं उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक वाइज, ठीक है, थोड़े हाईलाइट मुद्दे जो होते हैं बड़े बनाकर उनको डाल रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी डाल रखे हैं, वो भी आप उसको पढ़ सकते हो। हाँ, दूसरी बात, मैथमेटिक्स के कोई टेस्ट है, आरआरबी एनटीपीसी के कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम है, सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्जाम है, वो भी रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के वहाँ डाले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे कंटेंट मिल रहा है वहाँ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्विजेस, जो करंट अफेयर्स के क्विज है, ठीक है, रीजनिंग के क्विज हैं, वो भी आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चंस भी साइंस के वहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेली ये कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है। ऐड होने का ये बेनिफिट है, आपको वहाँ से बहुत बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हो सकता है साथियों, इसीलिए आप ऐड हो जाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, अन्य साथियों के साथ कंटेंट को शेयर किया जाओ ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए यार, ठीक है, वो भी चीज़ों को सीख पाएँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स की यही होती है, सर हमें साइंस फिजिक्स का पोर्शन, केमिस्ट्री का, ये दो पोर्शन बहुत टफ होते हैं, बायोलॉजी समझ में आ जाती है, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में होता है सर, ठीक है, अर्थमेटिक तो कर लेते हैं, एडवांस के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो प्रयास यही रहेगा कि नेक्स्ट मंथ के अंदर, 1 अक्टूबर तो कल ही है, आने वाला है, ठीक है ना, प्रयास ये रहेगा कि नेक्स्ट मंथ के अंदर एडवांस मैथ्स, सीजीएल मेंस और प्रीलिम्स और सीपीओ के लिए आपके स्टार्ट करने लग रहे हैं, जो एनटीपीसी मेंस एग्जाम में भी आपको बहुत ही अत्यंत उपयोगी साबित होंगी। तो एडवांस का एक अलग से मैं सेशन आपका प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। ओके साथियों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी स्टडी को लगातार जारी रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।